क्या उन्होंने सबसे पहले कहा, गुलामी की मानसिकता से मुक्त होना। दूसरा, विरासत का सम्मान करना। तीसरा, देश के शहीदों का, सेना के जवानों का, रक्षा क्षेत्र के लिए यूनिफॉर्मधारी फोर्स का सम्मान करना। चौथा, सामाजिक एकता के लिए कार्य करना। और पांचवां, नागरिक कर्तव्य। याद रखना, दुनिया के अंदर विकसित वही हुआ है जिसने अपने बल पर, अपने दम पर अपनी कार्य योजना तैयार की और आगे बढ़ पड़ा। गुलामी की मानसिकता को लेकर के कोई समाज स्वावलंबी नहीं हो सकता है, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। आत्मनिर्भरता के लिए गुलामी की मानसिकता को दूर करना, साथ साथ अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करना। भारत क्यों पिछड़ा था? ऐसा नहीं कि भारत के पास ये सब कुछ नहीं था जो विकसित होने के लिए न हो, पर सब कुछ था। भारत, बहनों और भाइयों, आज से 2000 वर्ष पहले तक पूरी दुनिया की जितनी अर्थव्यवस्था थी, जितना धन धान्य वैभव और समृद्धि दुनिया के अंदर थी, उनमें से 44% हिस्सेदारी केवल भारत की थी। केवल भारत की, केवल भारत की थी। भारत में तब तक्षशिला दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भी था और बृहत्तर भारत का हिस्सा था। दुर्भाग्य से पाकिस्तान में चला गया। कालांतर में नए विश्वविद्यालय विकसित हुए। नालंदा भी हुआ, विक्रमशिला का हुआ, काशी के हुए, तमाम अन्य विश्वविद्यालय अलग अलग स्थानों पर। अगर काशी विद्या की नगरी थी तो नौलद्वीप वेस्ट बंगाल में नौलद्वीप था। दक्षिण भारत में कांची थी। मध्य भारत में इन आपके महाकाल की भूमि थी। ये सभी ज्ञान की धरोहर थी हमारे पास। कुंभ के जो 4 क्षेत्र हैं, ये परस्पर ज्ञान के आदान प्रदान की, विद्वानों और ऋषि परंपरा की भूमि हुआ करती थी। इस पर व्यापक मंथन होता था। ये केवल आकर के संगम में स्नान करने का माध्यम नहीं था। ये ज्ञान की धाराओं को आपस में जोड़ने, उसको आदान प्रदान करने के भी ये माध्यम हुआ करते थे। आज से 400 वर्ष पहले तक विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी, तमाम लूट खसोट के बावजूद, आक्रमणों के बावजूद, भारत की हिस्सेदारी 24% तक थी। और धीरे धीरे करके पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने भारत को खोखला बनाया। भारत को पिछड़ा बनाने के लिए इन्होंने भारत की उद्योगों को, भारत की कला को, भारत के कारीगरों को, भारत की परंपरा को रौंदना, अपमानित करना प्रारंभ किया। भारतीयों के मन में भाव पैदा कर दिया कि जो भारतीय है वह बेकार है और जो बाहरी है वही सब कुछ है। परिणाम क्या हुआ? हम गुलामी की मानसिकता से दब गए। हमें बताया गया कि जो कुछ भी वो लेकर आए वो अच्छा है और जो भारत का है वो बुरा है। भाषा के लिए हमने उनकी भाषा स्वीकार कर ली।
अंग्रेजी स्वीकार कर ली, संस्कृत को हमने हटा दिया, अपनी लोकल भाषा को हटा दिया, हिंदी को, बुंदेली को, सबको हमने हटा दिया। हमारी कला संस्कृति हम भूल गए। हमारे यहां हम भूल गए कि हमारी लोक गाथा, लोक परंपरा, लोक नाटक, लोक गाथाएं, आला उदल की लोक गाथा हो, लोक परंपराएं हो, इसके पीछे परंपरा थी, इसके पीछे इतिहास छुपा हुआ था। ये हमारे पूर्वजों की ख्याति थी। हमने उसको भूल करके अपने पॉप के पीछे भाग गए, वेस्टर्न कल्चर के पीछे भाग गए, अपने परंपरागत वाद्य को हमने छोड़ दिया, हम विदेशियों के पीछे भाग गए। हमने, आप देखो ना, ओरछा का नाम मैंने क्यों लिया? ओरछा के राजा राम, याद करिए, जब ये देश गुलाम था, मध्यकाल में संत तुलसीदास जी ने भारतवासियों का आह्वान किया था। तुलसीदास जी को बहुत बार ऑफर मिला कि अकबर के दरबार में आप भी जाइए, आपको भी सम्मान मिल जाएगा, आप भी नवरत्नों में सम्मानित हो जाएंगे। उन्होंने कहा अकबर कौन है? तो उनसे कहा गया बादशाह है। उन्होंने कहा बादशाह क्या होते हैं? कहा राजा। उन्होंने कहा नहीं भाई, मेरा तो एक ही राजा है। उन्होंने रामलीलाओं को शुरुआत की थी, कहा था बोलो राजा रामचंद्र की। और आप सोचो, ओरछा में भगवान राम राजा के रूप में विराजमान आज भी है, आज भी विराजमान है। हमें इन परंपराओं से काटा गया और उसके कारण धीरे धीरे करके भारत इसके बाद हटता गया। यानी हमसे विरासत से भी हम कटते गए, छंटते गए। यही कारण था 1947 में देश आजाद होने के बाद, जब भारत माता के सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने विरोध किया। जब पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सोमनाथ मंदिर जा रहे थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पत्र लिखकर के आपत्ति व्यक्त की, क्योंकि गुलामी की मानसिकता हावी हो चुकी थी। पहली बार हुआ जब भारत के कोई प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास में भी, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी, और भारत की केसरिया ध्वजा का, धर्म ध्वजा का आरोहण जब राम मंदिर में होना था, तब अयोध्या में स्वयं पधारे, अपने कर कमलों से तीनों कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। यह है विरासत का सम्मान। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर स्वाधीनता संग्राम सेनानी के स्मारक को सम्मान देना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का सबसे पहला कार्यक्रम था। हर कार्यकर्ता अपने गांव में, अपने ब्लॉक में, अपने जनपद में, जहां कहीं भी वो रह रहा था, वह स्वयं रंगाई पुताई करवाया, साफ सफाई कराया, उन स्मारकों का पुनरुद्धार करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर किया था। ये विरासत का सम्मान है। आज अयोध्या, काशी, मां विंध्यवासिनी धाम या फिर अन्य तीर्थों में जहां कहीं भी आप जाएंगे, ये सब देखने को मिलेगा। यहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो किला है, आप देख रहे होंगे, पहले की तुलना में व्यापक परिवर्तन आया है, व्यापक परिवर्तन आया है। हमारे विधायकगण अपने अपने क्षेत्र में कोई ना कोई मंदिर का पुनरुद्धार कर रहे हैं, सुविधा के लिए भी और विरासत का सम्मान बढ़ाने के लिए भी। यही कारण है, यही प्रक्रिया आगे बढ़ाने और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास। अगर भारत ने अपनी विरासत से संबंध नहीं तोड़ा होता,
गुलामी की मानसिकता की चपेट में नहीं आया होता तो 400 वर्ष पहले तक जिस वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारत का अधिकार 24% तक था, 1950 तक आते आते वह केवल 2% तक सीमित ही रहता, मात्र 2% तक। आप मुझे बताओ, इतनी बड़ी आबादी और हिस्सेदारी मात्र 2% होगी तो वहां गरीबी रहेगी। जहां गरीबी होगी वहां बीमारी भी होगी, अशिक्षा भी होगी, बदहाली भी होगी, भूखमरी भी होगी, अराजकता भी होगी, लूट खसोट भी होगी, हर प्रकार की विकृतियां होंगी। लेकिन भारत अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। मोदी जी ने जो बात कही वह व्यवहारिक बात थी और इसलिए उन्होंने कहा, जिन सैनिकों के बल पर हम चैन की नींद सोते हैं, हम नींद आराम किस लिए सोते हैं, क्योंकि सीमाओं पर हमारा सैनिक -20 और -40 डिग्री टेम्परेचर में भी सीमाओं की रक्षा कर रहा है। हमारा पैरामिलिट्री का जवान नक्सल क्षेत्रों में और जहां उसको सुरक्षा का दायित्व दिया गया वहां मजबूती के साथ काम करता है। हमारा पुलिस का जवान जब पेट्रोलिंग करता है तब सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण हमें प्राप्त होता है। और उन सभी अवसरों पर उस यूनिफॉर्मधारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में होना चाहिए। ये संकल्प विदेशी आक्रांता क्यों सफल हो रहे थे? ऐसा नहीं कि उनके पास फोर्स ज्यादा रही हो, उनके पास फोर्स ज्यादा नहीं थी, ताकत भी ज्यादा नहीं था, वे हमसे बलशाली नहीं थे, वैभवशाली भी नहीं थे, शक्तिशाली नहीं थे। हमारे पास सब कुछ था, बल भी था, बुद्धि भी थी, वैभव भी था। हमारे पिछड़ने का कारण क्या था? एक कारण था और वह था हम विभाजित थे। जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, अलग अलग वादों के आधार पर हम विभाजित थे। हमारी निष्ठा देश के लिए नहीं, सनातन धर्म के लिए नहीं, हमारी निष्ठा अपने लिए स्वयं के लिए थी, अपनी जाति विशेष के लिए थी। परिणाम क्या था? विदेशी आक्रांता पहले हमें तोड़ते थे, फिर हमें काटते थे, फिर हम पर राज करके हमें ही गुलाम बना देते थे। यही तो हुआ। और इतिहास उठा करके देखिए, यही होता रहा। इसलिए एकता पर बल देना, जो एक समाज को जाति के नाम पर बांट रहे हैं ना, ये समाज के हितैषी नहीं। और अगर देखना हो, जब इनका शासन था तब ये क्या करते थे? अपने परिवार का भरते थे, तब परिवार के लिए कार्य करते थे। और जब सत्ता से बेदखल कर दिया जनता ने, तो अब जाति के नाम पर समाज को बांटने का फिर से काम करने लग गए। हमें इससे सावधान होना। इसलिए सामाजिक एकता के लिए कार्य करना, समाज को जोड़ना, एकता के लिए कार्य करना। और पांचवा संकल्प वह है नागरिक कर्तव्य। नागरिक कर्तव्य का मतलब जो जिस क्षेत्र में है, जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है। एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी का अपना पाठ्यक्रम को ससमय पूरा करना, ये उसका नागरिक कर्तव्य है। एक शिक्षक समय पे अपने विद्यार्थी को संस्कारित करते हुए राष्ट्र निर्माण के अभियान के साथ जोड़ सके, योग्य नागरिक बना सके, ये उसका नागरिक कर्तव्य है। एक व्यापारी एक उपभोक्ता के प्रति, एक नागरिक के प्रति ईमानदारी के साथ व्यापार करे, कालाबाजारी को न बढ़ने दें,
अनावश्यक वस्तुओं के दाम को महंगा न करे, समय पे टैक्स जमा करे, ये उसका नागरिक कर्तव्य है। एक किसान समय पे अच्छे बीज बोएं, अच्छी खेतीबाड़ी करें, समाज के पेट को भरने के लिए अन्न उत्पन्न ईमानदारी के साथ करते हुए ईमानदारी से जो उसका मुनाफा होता है उसको कमाए, ये उसका नागरिक कर्तव्य है। यानी समाज के अंदर जिसका जो दायित्व है ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन करना, और ईमानदारी के साथ उस निर्वहन को करते हुए जब वह कार्य करेगा, ये पंच प्रण विकसित भारत की संकल्पना के 5 मंत्र हैं और यहीं से यात्रा प्रारंभ होती है। भारत ने पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में जो यात्रा प्रारंभ की, यानी कहां भारत की प्रतिष्ठा को कांग्रेस ने और यूपीए सरकार के सहयोगियों ने पूरी तरह खराब कर दिया था। दुनिया के अंदर कोई सम्मान नहीं था, बदहाल स्थिति थी, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा चुकी थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, बेईमानी चरम पर थी। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था को जाना जाता है। आज 12 वर्ष में हुआ परिवर्तन है। आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कोई है तो भारत की अर्थव्यवस्था है। ये परिवर्तन हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर आज भारत के अंदर कितना अच्छा हुआ है, ये सबके सामने है। एयर कनेक्टिविटी दुगनी से अधिक हुई है, रोड कनेक्टिविटी पहले से बेहतर हुई है, रेलवे की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है। नमो भारत, वंदे भारत, अमृत भारत के नाम पर आज भारत के अंदर बन रही ट्रेन हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। और मैं आता था ना यहाँ पे बुंदेलखंड में, मैं बार बार कहता था कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का मतलब अब बुंदेलखंड का नौजवान केवल भर्ती ही नहीं होगा, बल्कि बुंदेलखंड में बनने वाली तोप और मिसाइल से जब दुश्मन पर छोड़ी जाएगी वो थर्रा उठाएगा। आपने ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को देखा होगा। जिस दिन पहली ब्रह्मोस मिसाइल को मैंने लखनऊ से रवाना किया था, आपने देखा होगा उसके तीसरे दिन जब वो गरजी थी, पाकिस्तान हाय तौबा करते करते भागता हुआ फिर रहा था, नाक रगड़ने के लिए तैयार हो गया, रगड़ने के लिए मजबूर हो गया था। यह है भारत की ताकत। ये विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के उस विजन का पार्ट है जो आज हम सबको देखने को मिल रहा है। और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर झांसी में भी, चित्रकूट में भी, कानपुर में, आगरा में, लखनऊ में, अलीगढ़ में हम विकसित कर रहे हैं तेजी के साथ। 35,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं। हजारों नौजवानों को नौकरी मिल रही है। रोड कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किस रूप में? बुंदेलखंड में एक्सप्रेस वे आएगा, कोई कभी सोचता था, आज आ गया। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर झांसी से होके जाएगा, कोई सोचता था, आज आ गया। बीडा भारत के सबसे बड़े औद्योगिक शहर के रूप में विकसित होने की कोई कल्पना भी नहीं करता था, आज वो साकार हो रहा है आपके झांसी में। फार्मा पार्क बुंदेलखंड में बनेगा, ये सपना था, आज साकार हो रहा है। मेडिकल कॉलेजेस का संचालन पहले सपना था, आज साकार हो रहा है। आप सोचो ना, ये मंडल 3, ये कमिश्नरी 3 जनपद हैं, झांसी, जालौन और ललितपुर, और तीनों में एक एक मेडिकल कॉलेज। और यही अंतर है, पिछली सरकारों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था, और हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दे दिया ना।
अब माफिया की तो कमर लगभग टूट चुकी है या वो मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन बाकी के विकास की प्रक्रिया को भी किस तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। नौजवानों की नौकरी, आज जब हम लोग पुलिस की भर्ती करते हैं, अब हमारे झांसी के नौजवान भी उसमें भर्ती होते हैं। कोई सरकारी नौकरी, जब मैं नियुक्ति पत्र बांटता हूं, पूछता हूं कहां से, बोलता झांसी से, मऊरानीपुर से। झांसी के किसी विकास खंड का नाम लेता है, मुझे भी अच्छा लगता है। बुंदेलखंड का नौजवान अब पलायन नहीं कर रहा है, नौकरी प्राप्त कर रहा है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जब रिजल्ट निकलते हैं और मैं नियुक्ति पत्र बांटता हूं, पूछता हूं कहां घर है, तो कहता झांसी, कोई कहता ललितपुर, कोई कहता महोबा, कोई कहता हमीरपुर, कोई कहता बांदा, कोई कहता चित्रकूट। मुझे अच्छा लगता है। देखो, आज हमारे बुंदेलखंड का नौजवान भी इन परीक्षाओं में पास होकर के नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहा है। सीएम युवा में जब हम गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाते हैं, नौजवानों को पत्र वितरित करते हैं, पूछते हैं भाई कहां घर है, बताता अपने गांव का नाम, अपने ब्लॉक का नाम, हमें अच्छा लगता है। बहनों और भाइयों, ये सब प्रयास करने से होता है, प्रयास करने से। इसके लिए सरकार के द्वारा अच्छे लोग जब चुने जाते हैं, पॉलिसी बनती है। इसलिए सरकारें पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार थी। जब उनकी नीयत ठीक नहीं थी तो नीति नहीं बना पाते थे, और जब नीतियां नहीं होती थी तो उनके क्रियान्वयन का सवाल ही नहीं होता। आज एक कंफ्यूज नहीं है, सबका साथ और सबके विकास का कार्यक्रम है, ईमानदारी है, प्रभावी ढंग से उसके क्रियान्वयन का कार्यक्रम। आज से 9 वर्ष पहले झांसी की ओर हम आते थे, अव्यवस्था देखने को मिलती थी, गंदगी देखने को मिलती थी, वीरानी देखने को मिलती थी। और आज जब हम लोग आते हैं, स्वच्छता, रौनक, एक विकसित झांसी की परिकल्पना साकार होती हुई दिखाई देती है। ये विकसित झांसी, और यही है विकसित भारत की संकल्पना की शुरुआत। मैंने कहा ना शुरू में, विकसित भारत होगा कब? विकसित भारत होगा तब जब यूपी विकसित होगा, और यूपी विकसित होगा तब जब झांसी विकसित होगा। झांसी विकसित होगा कब? जब हमारे हर एक क्षेत्र में, चाहे वह बदीना हो, चाहे वह गठौरा हो, चाहे वह मऊरानीपुर हो, चाहे वह झांसी की कोई नगर निकाय हो, कोई ब्लॉक हो, कोई गांव हो, जब ये विकसित होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, आत्मनिर्भरता ही उस विकसित होने की गारंटी होगी। जहां पे हर व्यक्ति खुशहाल होगा, हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर नौजवान के हाथ को रोजगार होगा, हर अन्नदाता किसान के खेत को पानी होगा, और उसको बाजार से लिंक करने की प्रॉपर व्यवस्था होगी। और उसी परिकल्पना को साकार करने के लिए मोदी जी ने देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर भारत को विकसित भारत बनाने के जिस संकल्प को आगे बढ़ाया है, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को उसका वाहक बनना होगा, हर एक को उसका वाहक बनना होगा। और दुनिया के अंदर अकेला दल भारतीय जनता पार्टी है जिसने ये कहने की हिम्मत की है कि दल से बड़ा देश है, यानी राष्ट्र प्रथम। यही अंतर हो जाता है। कांग्रेसियों से पूछे कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, वो कहेगा कि हमारे लिए गांधी नेहरू परिवार महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी से आप पूछेंगे आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, वो कहेंगे कि मेरे लिए तो सिपाही परिवार महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पूछेंगे आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, वो कहेगा मेरे लिए पहले मेरा देश महत्वपूर्ण है, फिर भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता, भारत की समृद्धि के लिए कार्य करने के लिए जो मेरा प्लेटफॉर्म होगा,
और मेरी मां के रूप में मेरी पार्टी होगी और उस पार्टी के साथ मिलकर के उनके मूल्यों, उनके आदर्शों पर चल करके कार्य करना मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा। और इसीलिए वो मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ है, वो मूल्यों की राजनीति करता है, एक विचारधारा के साथ जुड़ करके पार्टी में काम करता है। कोई गौ रक्षा, गौ संरक्षण, संवर्धन के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, प्राकृतिक खेती को जहर मुक्त खेती के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य के संवर्धन में अपना योगदान दे रहा है। ये भी राष्ट्र निर्माण के एक अभियान की कड़ी है। हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जब जहर मुक्त खेती की बात करते हैं तो केवल अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं करते हैं, आप सबके स्वास्थ्य के लिए भी करते हैं। आपने देखा होगा, देखो उनका स्वास्थ्य आप सबसे अच्छा है, इसलिए क्योंकि वे प्राकृतिक खेती करते हैं और प्राकृतिक खेती में जो अन्न पैदा होता है वही खाते हैं। आप भी उसका हिस्सा बनिए, उस अभियान का पार्ट बनिए। कारीगरों को, हमारा हस्तशिल्पी, हमारी कारीगर, याद करना भारत समृद्ध तब था जब खेती बाड़ी, परंपरागत खेती बाड़ी भी होती थी और मैन्युफैक्चरिंग के रूप में हमारा परंपरागत उद्यम उसके साथ सहभागी बनता था। दोनों की ताकत जब बनती थी, मिलती थी, तब दुनिया के बाजार में हमारा वर्चस्व था, हमारा कब्जा था। और आगे भी उसी प्रक्रिया को, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उसी का हिस्सा है। पीएम विश्वकर्मा की योजना उसी का हिस्सा है। ये सभी कार्यक्रम उसी के हिस्से हैं, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष के सफलतम कार्यक्रम को और सबसे अधिक दिन तक एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में अपनी यात्रा के रिकॉर्ड को बनाने के लिए मैं प्रदेशवासियों की ओर से, झांसी की जनता जनार्दन की ओर से प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए एक लंबे समय तक देश को उनका नेतृत्व मिले और देश को विकसित भारत की संकल्पना की ओर आगे बढ़ाने में हम सब सहभागी बन सकें, इस विश्वास के साथ मैं झांसी के आप सभी कार्यकर्ताओं के प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कृपया राष्ट्रगान के लिए आप सब अपने स्थान पर